नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत जनता हॉर्न के लिए आज मैं ऐसे एक व्यक्तित्व से चर्चा करने जा रहा हूं जो अररिया ज़िला से हैं और सुदूरवर्ती गांव से जुड़े हुए हैं। और ये इससे पहले इन व्यक्तित्व का परिचय देने से पहले हम आपको इनके बारे में सारा चीज़ बता रहा हूं कि ये जो व्यक्ति हैं ये पहले आपको डीएसपी हुआ करते थे। उसके बाद उन्होंने डीएसपी पद को त्याग कर पटना यूनिवर्सिटी में, पटना साइंस कॉलेज में प्रोफेसर के पद पे हैं और समाज के उत्थान के लिए ये राजनीति में आ रहे हैं और युवाओं को वो आग्रह कर रहे हैं कि आप जुड़िए और हमारे साथ जो अपने भारत देश को, अपने अररिया ज़िला को बदलने का प्रयास कीजिए। तो स्वागत करता हूं सर मैं आपका। धन्यवाद आपका और अररिया की तमाम जनता का विशेष धन्यवाद है मेरा कि वो मुझे मौका दे रहे हैं इस बार यहाँ आने के लिए सबका। और आपका विशेष धन्यवाद है कि आप फॉर्गसन से चल के इस गांव में आए हैं और मुझसे बात करने के लिए, तो आपका विशेष धन्यवाद। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये मेरे अध्यापक भी हैं, क्योंकि मैं दरभंगा हाउस से पत्रकारिता किया हूं और वहीं पर ये प्रोफेसर का काम करते हैं। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अचानक मतलब इससे पहले भी आपका राजनीतिक रहा है और राजनीतिक हलके में आपका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में थोड़ा जनता को बताइए। देखिए, एक बात तो समझना होगा कि देश में अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। अभी एक चलन सा चल चुका है कि जिसके पास धन है, बल है या जो बाहुबली लोग हैं वही लोग राजनीति करेंगे। तो इस चीज़ को तोड़ने के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करते हैं। आप किसी चाय की दुकान में चले जाइए, पान की दुकान में चले जाएंगे, लोग बोलेंगे कि शरीफ लोगों का राजनीति नहीं है। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए मैं कहने आया हूँ, बताने आया हूँ कि शरीफ लोग भी राजनीति कर सकते हैं। मैं पटना विश्वविद्यालय का प्राध्यापक हूँ, तो अब समझ सकते हैं कि प्राध्यापक एक कितना शराफत का व्यक्ति हो सकता है। तो मैं उस लहजे में यहाँ पे आया हूँ और लोगों के सामने चुनावी मैदान में हूँ और ये जनता देख रही है और अररिया की जनता बहुत अच्छे से स्वीकार भी कर रही है और उनको ऐसा लग रहा है, सबों के अंदर में एक अलग तरह का जोश है। वो समझने लग गए हैं कि अब जो परिवर्तन का एक बयार है ये बह चुका है और यहाँ से हमें एक अच्छे उम्मीदवार मिल चुके हैं और जो पहले से चले आ रहा है भ्रांति, उस भ्रांति को तोड़ेंगे डॉक्टर अखिलेश। अच्छा, आप इससे पहले बता रहे थे कि आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है, तो आपको उस समय क्या दिक्कत आई और उस समय आपने कितना वोट प्राप्त किया था? देखिए, तृतीय स्थान पर रहे थे हम उस बार जब हम चुनाव लड़े थे। बीजेपी जीते थी चुनाव, आरजेडी सेकंड नंबर पे था और तीसरा नंबर पहला मेरा चुनाव था। समय बहुत कम मिला था मुझे और मेरे पास कोई चुनावी एक्सपीरियंस भी नहीं था और लोगों तक हम अपनी बात को कम्युनिकेट किए थे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता होने चाहिए थे जितनी संख्या में उतने नहीं थे, जिस वजह से मुझे जितना उम्मीद था वोट मिलने का उतना नहीं मिल पाया और लोग को समझने में भी समय लगता है कि एक नया उम्मीदवार है, कैसा होगा नहीं होगा। लेकिन अब की बार जब मैं अनाउंस किया हूँ चुनाव लड़ूंगा, तो इसी अररिया ज़िला के हज़ारों युवक, मोर देन 1000 छात्रों का और युवाओं का खास करके मेरे पास फ़ोन आया और सब बोलते हैं कि सर इस बार मैं आपके साथ हूँ। पिछली बार हम लोगों से गलती हुई थी जो आपको नहीं पहचान पाए थे और हमने एक आपके रहते हुए एक बहुत ही दोयम दर्जे के उम्मीदवार को सेलेक्ट किए जिसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं। ऐसा कई लोगों का कहना है और जो चुनाव तो जीत के गया, एक सीट को एंगेज किए लेकिन वो जनप्रतिनिधि की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। चलिए, ये तो आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस हुआ। अब मैं इनसे बात कर रहा हूँ कि जब आप प्रत्याशी बन के आए हैं तो कहीं आपके मन में कहीं ना कहीं अररिया ज़िला के लिए, बिहार के लिए एक विकास का ब्लूप्रिंट होगा। तो आपके नज़र में सर विकास का किस तरह का ब्लूप्रिंट है और यहाँ पर जो एक जातिगत समीकरण जो होता है उसको आप कैसे ध्वस्त कीजिएगा, इस चीज़ के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग जो है पूरा इंटरनेशनल लेवल पे कनेक्ट लोग हैं, तो पूरी दुनिया में विकास के डिफरेंट पैरामीटर्स को हम लोग देखते हैं और जो उसके मापदंड अलग अलग हैं उसको देखते हैं। उस स्थिति में जब हम लोग अररिया का डेटा पढ़ते हैं तब हमको लगता है कि ये हर जगह लोवेस्ट बॉटम पे है। कोई भी एक मापदंड उठा
उठा लीजिए, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, पर कैपिटा इनकम हो, जो एक प्रति व्यक्ति आय जिसको हम लोग बोलते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो हमारे पास संसाधन है, या हेल्थ फैसिलिटी हो, या कोई व्यापार का फैसिलिटी हो, तो या रोजगार का जो अवसर है वो हो, तो इन सारे पैरामीटर्स पे जब हम लोग देखते हैं तो अररिया सबसे नीचे नज़र आता है। और ये चीज़ हमेशा हमेशा मेरे अंदर एक चैलेंज क्रिएट करता है कि आप बड़ी बड़ी बात करते हो, हम अगर थियोरेटिकली बहुत बात करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब हम यहाँ आके काम करना शुरू करेंगे तब ये परिवर्तन शुरू होगा। आने वाला 10 साल, जब 15 साल तक हम लगातार काम करेंगे तो इसी धरती का विकास उस लेवल पे पहुँचेगा जो पूरी दुनिया जानेगी। अगर मुझे यहाँ के लोग मौका देते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अररिया को हम वर्ल्ड मैप पर लेके आएंगे। भारत का मैप नहीं, पूरी दुनिया की मैप पे मैं लेके आऊँगा इसको। अच्छा, तो जब आप यदि जीत के आते हैं तो सबसे पहला काम आप अररिया जिला के अंदर क्या कीजिएगा? देखिए, 2-3 मतलब तो प्रायोरिटी में कई काम हैं, लेकिन जो सबसे पहला मेरा स्ट्रेस होगा एजुकेशन पे होगा। युवाओं को अगर मान लीजिए हम लोग एजुकेशन की तरफ प्रमोट करेंगे तो स्वतः वो जब वो एक अच्छा नागरिक बन जाएगा, एक स्किल्ड नागरिक बन जाएगा, तो वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। तो पहला काम मेरा टारगेट में होगा एजुकेशन के ऊपर काम करें। दूसरा, ये एग्रीकल्चरल एरिया है तो यहाँ मैं एग्रीकल्चर पे बहुत काम करना चाहता हूँ। जो एलाइड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, जो बोलते हैं ना कृषि से जुड़े हुए, जैसे आपको एक उदाहरण देखिए, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, या पशु पालन है, मधुमक्खी पालन है, इस तरह के कई काम है, हॉर्टिकल्चर है। तो जो एलाइड एग्रीकल्चरल सर्विसेज को प्रमोट करके, एग्रो इंडस्ट्री को प्रमोट करके यहाँ मैं रोजगार का बहुत बड़ा चीज़ देने वाला हूँ। और ये मेरा दूसरा काम होगा। तीसरा जो मेरा काम है, यहाँ से जो लोग पलायन होकर जाते हैं, यहाँ से जब आप देखेंगे पंजाब में, दिल्ली में, या भारत के अलग अलग शहरों में लोग जाते हैं लेबरर बनकर। ये मैं चाहता हूँ कि लेबरर बन के नहीं जाए, वो वहाँ जाकर के कॉन्ट्रैक्ट का काम करें और बड़ा लेवल पर काम करें। और जो लोग लेबरर के रूप में यहाँ से जाते हैं तो वो यहीं काम करें, यहाँ के इकोनॉमी को बूस्ट करें, और इसी जगह को मैं डेवलप करना चाहता हूँ। अच्छा, एक बहुत बड़ी समस्या है सर, आपके नज़र में है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है कोसी के अंदर बाढ़, जिससे हमारा अररिया जिला बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। उसके लिए आपके नज़र में कोई रोड मैप है? आप मतलब आप चुनाव जीत के आइएगा तब कीजिए, लेकिन कम से कम ये हमारी जनता को बताइए कि आपका क्या रोड मैप है। यदि आप आइएगा तो इसको हमारे बाढ़ जैसी भयावह स्थिति से हमारे लोगों को कैसे बचाइएगा? ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। इस पे हम लोग बड़ा काम करते हैं, क्योंकि जो वाटर के ऊपर में रिसर्च है ना, वो यहाँ के लोगों को पता ही नहीं है। ये पूरे मतलब दुनिया में, जैसे नीदरलैंड का आप एग्जांपल लेंगे तो वहाँ भी बहुत फ्रीक्वेंट बाढ़ आते हैं। यूरोपियन बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, उन लोगों ने ये बांध के कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर लिया। जो हम लोग बांध तो बनाते हैं ना, तो इस पर कभी अलग से चर्चा करना होगा कि ये बहुत डिसास्ट्रस है, बहुत हानिकारक है। यदि कभी मानवीय भूल के कारण यदि कोई घटना घट गई तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है। कुछ त्रासदी इसको ले सकते हैं ना। तो जैसे अभी क्या हो रहा है ना कि जो यूरोप में बांधों को तोड़ा जा रहा है, ये समझिए कि जो बांध बने थे पहले उनको तोड़ा जा रहा है, उनका हाइट को छोटा किया जा रहा है, मल्टीपल बांध बनाए जा रहे हैं ताकि पानी आए लेकिन बहुत फ्लो में नहीं आए। तो हमारा कहना है क्या कि जब यहाँ प्रॉपर स्टडी होगा, ये इंटरनेशनल मामला है, कोई ऐसा नहीं है कि केवल अररिया का मामला है। ये पानी मतलब महानंदा नदी कहाँ बह रही है, अब नेपाल से नदियाँ आ रही है यहाँ पे, वो कहाँ जाएंगी। तो जब तक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका रिसर्च नहीं होगा, उस पर नैरेटिव नहीं बनेगा, यहाँ के सांसद विधायक जाके प्रधानमंत्री को नहीं बताएंगे कि हम इस बड़े समस्या से ग्रसित हैं, इसको लार्जर स्केल पे स्टडी करने की ज़रूरत है। क्या यहाँ के सांसद को पता है ये बात कि इसके लिए मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमको जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल डेलीगेशन में बात करना होगा? उनको पता ही नहीं होगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उनको पता नहीं होगा। ठीक है, तो जब मान लीजिए जब हम अपनी बात रखेंगे अपने प्रधानमंत्री के साथ या मुख्यमंत्री के साथ, तब जाकर के उस पर काम होगा, निश्चित होगा काम। हम लोगों ने अभी मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा मतलब सदन का सदस्य हम नहीं है, लेकिन सरकार की बहुत सारी नीतियों में हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और नीति में परिवर्तन होता है। आप डायरेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ की जो जनप्रतिनिधि हैं वो केंद्रीय नेतृत्व तक अपनी बातों को पहुँचा नहीं पा रहे या समझाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, उनको समझ ही नहीं है, वो केवल सीट को इंगेज कर रहे हैं। यहाँ के माननीय सांसद महोदय से, यहाँ के माननीय विधायक महोदय से मेरे कुछ सवाल हैं। जो आप 10 साल सीट को इंगेज किए हैं, उस 10 साल में आपने क्या किए हैं? कुछ प्रश्न कुछ तो बताएं आप कि आपने मतलब लोकतंत्र जो संसदीय प्रणाली है उसमें क्या किए, कोई काम बताएंगे? वो उनके पास है लिस्ट, मैं बताऊंगा कि उनको क्या करना चाहिए था जो नहीं किए।
जहाँ उनको खड़ा होना चाहिए थे कहीं खड़े नहीं हो। एक छोटा सा उदाहरण धरिए, अगर यहाँ के किसी किसान का म्यूटेशन नहीं हो रहा है तो आप कभी देखें कि यहाँ के सांसद जो उस किसान के साथ में डीएम के पास गया होगा कि इस बंदे का काम क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बहुत छोटा बात बताया। जो संसदीय कार्य प्रणाली का बात कर रहे हैं आप समझ पा रहे होंगे, एक आम आदमी नहीं समझ पाएगा उसको, लेकिन जो हमारा मतलब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स है तो उसमें हमारे सांसद का क्या रोल रहा है वो बताएंगे। 10 साल में उन्होंने क्या किया, 10 साल इस सीट को इंगेज किया, अगला 5 साल करने के लिए फिर जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तरह तरह का हथकंडा अपनाएंगे। जनता को समझना पड़ेगा कि ये आदमी केवल कुर्सी पे जाके बैठ जा रहा है, कुछ कर नहीं रहा, कोई काम का आदमी नहीं है, ना तो उसको समझ है, ना तो इकोनॉमी का समझ है, ना तो उनको मतलब इन्वायरमेंट का समझ है, ना पॉलिटिक्स का समझ है, ना आम आदमी का समस्या का समझ है, ना एडमिनिस्ट्रेशन का समझ है, कुछ समझ है ही नहीं, तो करेगा क्या? सही बात है। हमारे आम लोगों को इस और जाहिर सी बात है कि आम लोगों को इतनी समझ है भी नहीं। चलिए, लेकिन लोकतंत्र है, जनता ही सबसे बड़ा ये होती है। मेरा एक और प्रश्न है कि हमारे यहाँ एक मुख्य फसल है मकई और बृहद पैमाने पर होती है। आपने देखा होगा, आप आते भी होंगे पटना से ट्रेवल करते हुए, तो जब कोसी के क्षेत्रों में जब घुसते होंगे तो आप देखते होंगे कि रोड पर बिछा करके मकई को सुखाया जाता है और इसके कारण सड़क पर दुर्घटनाएं होती है। इसके लिए आपके मन में क्या विचार है कि यदि अपने अररिया जिला हो, कोसी हो, इस जगह पर यदि ऐसा कोई प्रोसेसिंग सेंटर हो जहां पे मैं किसान डायरेक्ट दे तो उससे किसान को भी डायरेक्ट फ़ायदा होगा और सड़क जैसी सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती है वो घटना नहीं घटी। इसके लिए आपके पास कोई रोड मैप है? बिल्कुल रोड मैप है, और ये तो आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन किए है। इसका जवाब मेरा फेसबुक स्क्रॉल कीजिए, 3 साल बैक जाइए आप। 3 साल पहले मैंने इसके जवाब गिनाए थे बिंदुवार, और अभी उसको बताना मुश्किल है। मैंने उसी में एक उदाहरण दिया था कि हर पंचायत में एक कम्युनिटी शेड बनना चाहिए जहाँ पे कि फसल को रखा जा सके और जब बारिश से बचाया जा सकते। उस समय मैंने देखा था कि मकई के अंदर में अंकुरन आ गया था। 3 साल बैक 2020 की बात मैं कह रहा हूँ कि जब मैं चुनाव लड़ने आया था यहाँ पे, उसी समय मकई का सीज़न था वो। मैं देखा था कि बारिश की वजह से, भीगने की वजह से मकई के फसल में अंकुरन आ गया और बहुत मतलब मुझे लगता है कि हज़ारों टन यहाँ पे मकई बर्बाद हुए, तो खराब हो जाता, सड़ जाता है। उसी समय मेरे मन में आया था, मैंने 10 बिंदु गिनाए, 8 बिंदु गिनाए और बताया कि सरकार को ये इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि इन चीज़ों से बचाया जा सके। अगर आप सोचिए कि हर पंचायत में एक बड़ा सा शेड बन जाएगा तो वहाँ पे किसान अपना कम्युनिटी रूप में अपने फसल को रख पाएंगे। बारिश मान लीजिए अचानक आ गया तो उधर रखेंगे, उधर तैयार होगा। ये एक गोल्डन मतलब सीरियल है, इसको गोल्डन सीरियल का नाम दे दिया गया है दर्जा, कि कलर इसका अभी जो इधर मकई होता है सब येलो कलर का मकई होता है। तो ये बहुत मतलब क्रॉप ये है, इसमें इथेनॉल बना सकते हैं यहाँ पे और दूसरे प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ना कि एग्रो इंडस्ट्री मेरा मतलब टारगेट पॉइंट में है, तो इसके लिए और मतलब मैं इसको समझता हूँ खूब अच्छे से। चलिए, तो ये हमारे प्रत्याशी हैं लोकसभा अररिया जिला से, और मैं चाहूँगा कि हमारे समाज में इस तरह के प्रत्याशी आएँ और लोगों को जागरूक करें। और एक मिनट देखिए, अभी मैंने मतलब एम्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर बात किया है, वो भी देख सकेंगे। मैं अभी लिस्ट दे दूंगा आपको कि मैंने मतलब सरकार को बताया है कि एम्स का स्थापना अररिया और पूर्णिया बॉर्डर पे होना चाहिए, और उसके लिए मैंने 11 पॉइंट गिनाए हैं और वो पॉइंट अकाट हैं। आप उसको मैं अभी आपको दे दूँगा, मैं अपनी टीम को बताऊंगा आपको सेंड कर दें, तो आप उसको एक बार देखिएगा और उसको हाईलाइट कीजिएगा। जी सर, ज़रूर। जो समाज से जुड़ी हुई बातें हो उसको हम डेवलप करना, लोगों को दिखाना, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारे जैसे पत्रकार का कर्तव्य बनता है। तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे समाज में इस तरह के प्रत्याशी आए और समाज को जागरूक करने का प्रयास करें। धन्यवाद।